हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए चिन्मय पाठक। आज हम सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये जो चैप्टर 6 है ऑडिट का, इसे कवर करने वाले हैं इन डेप्थ। जो रेफरेंस बुक हम यूज करने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी द आईसीआई मॉड्यूल ओनली। मैंने यहाँ से मेरे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एज वी बिगिन, हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। एंड एज यू कुड सी आईसीआई हमें ये पहले ही बता देता है। मुझे नहीं पता कोई फैकल्टी ये बताता है कि नहीं बताता है, आज तक मैंने जिनसे क्लास किया वो कभी मुझे ये नहीं बताया। लेकिन लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं, जो यहाँ पे दिए होते हैं, तो यहाँ पे आईसीआई सीधा लिखता है कि ये चैप्टर स्टडी करने के बाद दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। सो दिस आर द ओनली टॉपिक्स जो हमें पता होने चाहिए, और यही से प्रोबेबल या पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो सबसे पहली बेसिक टर्म आती है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता क्या है। हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में हैं, और ये क्या आ गया नया सा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो एकदम सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो, कभी भी आप किसी भी बिजनेस में जाके देखते हो, कोई बिजनेस चल रहा है, कोई आदमी है सेल कर रहा है, देयर इज अ सेल्समैन, देयर इज अ कैशियर, देयर इज अ मैनेजर। तो आप जब ये चीजें देख रहे हो ना, तो जब ये चीजें कंप्यूटर करने लग जाता है, जब कैश काउंटिंग जो होती है वो कंप्यूटर करने लग जाता है, एक आदमी सिर्फ रिव्यू करता है कि कैश सही से है या नहीं है। जब कोई सेल्स टारगेट मीट कर रहा है या फिर सेल कर रहा है, तो वो फिगर्स ऑटोमेटिक लोड हो रही है। जब ये सब चीजें कंप्यूटराइज होने लगे ना, तो वो एनवायरनमेंट हो जाता है ऑटोमेट। तो उसे कहते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इसका सबसे बेसिक और सबसे आसान जो एग्जाम्पल हो सकता है, वो होता है बैंक ऑडिट। मतलब बैंक। तो अगर आप एक बैंक में जाते हो, आप देखोगे बैंक में चीजें कभी भी मैनुअल नहीं होती है। जो लोग वहां पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर ओनली डूइंग रिव्यू वर्क। कोई भी आदमी वहां पे ऐसा नहीं करता है कि आपसे कोई पैसे लिए और जाके कहीं पे डिपॉजिट किए, नहीं। वो आपसे कैश लेगा, कैश चेक करेगा, उसकी मशीन से चेक करेगा, और सिस्टम में सिर्फ एंट्री डालेगा कि इस आदमी ने इस मिनट पे कैश डिपॉजिट किया। बाकी का सारा काम सिस्टम कर लेता है। तो एनवायरमेंट, द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट, जो ट्रेडिशनल एनवायरमेंट था जहाँ पे सब मैन्युअली होता था, उसमें जब कंप्यूटर्स की एंट्री हो जाती है, इट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। मतलब एनवायरनमेंट एक ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, कोई पैरेलल चीजों पे चल रहा है। तो अभी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हमने, मतलब कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन व्हाट इज द टेक्निकल टर्म, व्हाट इज द आंसर दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस। सो बेसिकली बिजनेस हैज फोर पार्ट्स। एक होता है प्रोसेस, एक होता है ऑपरेशंस, एक होता है अकाउंटिंग, और एक होता है डिसीजन मेकिंग। यही चार पार्ट होते हैं। तो ये जब चार पार्ट जो होते हैं ना, जब कंप्यूटर्स कैरिंग आउट करता है, मतलब प्रोसेस भी, ऑपरेशंस भी, अकाउंटिंग भी, डिसीजन भी, आदमी का काम सिर्फ रिव्यू करना हो जाता है, या फिर आदमी का काम होता है एक्सेप्शनल केसेस में कंट्रोल लेना। तो उसे हम कह जाते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो ये मेरे नोट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज सम एनवायरनमेंट, और इनके ये चार चीजें हैं। ये एनवायरनमेंट, दिस मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके ये चार लिम्स है। ये चारों लिम्स जब कंप्यूटर कैरी आउट करता है, तो ये एनवायरनमेंट हो जाता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जिसे हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। हमें क्यों जानना है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, या फिर हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो मतलब जो चार चीजें, जो चार लिम्स मैंने बोले बिजनेस के, जो प्रोसेस होता है, ऑपरेशंस होता है, अकाउंटिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। तो प्रोसेस मतलब क्या, अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पकड़ूं, तो उसमें प्रोसेस क्या होगी कि वो मैन्युफैक्चर करता है। ऑपरेशंस क्या होंगे कि सेल्स करना। अकाउंटिंग, जो पैरेलली हमें पता है अकाउंटिंग क्या होता है, एंड दिस इज डिसीजन मेकिंग। चारों चीजें पैरेलली चलती है। जब ये चारों चीजों में किसी सिस्टम की एंट्री हो जाए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में कोई ईआरपी आ जाए, और जो मैन्युफैक्चरिंग का वेस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सब चीजों को ऑटोमेट करने लग जाए। जब ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सेल्स होता है, तो सेल्स के टारगेट मीट हो रहे नहीं हो रहे, टाइम टू टाइम चीजें रिफ्लेक्ट होना, डेटा आना, डेटा जाना, ये चीजें होने लगे। जब अकाउंटिंग की एंट्री अपने आप पंच होने लगे, कब इन्वेंटरी स्टॉक खत्म हो रहा है, तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस आने लगे कि रॉ मटेरियल का स्टॉक कम है। और डिसीजन मेकिंग, जो हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कि कौन सा सेगमेंट शुरू रखना है, कौन सा सेगमेंट नहीं करना है, और छोटे से लेके ऑपरेशनल से लेके बड़े बड़े डिसीजंस में डेटा लगता है। तो डेटा जनरेट करने का काम भी कंप्यूटर करता है। तो जब ये चार चीजों में कंप्यूटर्स की एंट्री हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। हमें सिर्फ यही चार चीजें लिखनी है कि प्रोसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये चार चीजें जब कंप्यूटर करने लगे, तो इट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट तो मैं समझ गया, लेकिन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए रखे हैं। तो देखिए आईसीआई ने तो लिखा की फीचर्स, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट या फिर फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, तो आंसर सेम रहेगा। तो बेसिकली आईसीआई ने यहाँ पे जितने सारे दिए हैं, जो फीचर्स दिए हैं, आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट इनटू 4 पार्ट्स, जो हमने पहले सीखे कि ऑपरेशंस, प्रोसेसेस, अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ऑपरेशंस कैसे होंगे? ऑपरेशंस विल बी फास्टर, ऑपरेशंस विल बी इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक इन होना, स्टॉक आउट होना और मैन्युफैक्चरिंग जो चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है, दोनों के प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करना, ताकि जब भी यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट लगे तब रॉ मटेरियल की ऑर्डर ऑटोमेटिक पड़ने लगे। सेकेंड चीज होती है प्रोसेसेस, जो हमारी प्रोसेस मैंने आपको बोला, जैसे सेल्स में हमारे कुछ प्रोसेसेस होती है, तो सेल्स में एक्यूरेसी आना, जो डेटा वहां से जनरेट हो रहा है उसमें एक्यूरेसी आना, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो अच्छे से प्रोसेस हो सके, इसमें मदद करना। अकाउंटिंग में क्या होगा? तो सिक्योरिटी एंड कंट्रोल एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, मतलब रियल टाइम बेसिस पे मुझे पता चले, अगर मैं अभी देखूं कि मेरा अभी तक का सेल्स कितना है, तो इमीडिएटली मुझे वो फिगर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये काम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कर देता है। एंड डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि जो ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, जो चीजें हमसे छूट जाती है, जो चीजें हमसे पकड़ना रह जाता है, या फिर हमारा जजमेंट बहुत बार गलत हो जाता है, ट्रेंड अलग चल रहा होता है और हम अलग सोचते हैं, तो ये ह्यूमन एरर से बचाने का काम भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट करता है। तो देखिए कितना ईजी हो गया, जो लाइन वाइज दिए थे आईसीआई ने, मैंने उनको 4 चीजों में, जो 4 बिजनेस प्रोसेस है, जो 4 बिजनेस के लिम्स है, उनमें मैंने बांट दिया है। और इन सब में कॉमन एक चीज आती है, जो लास्ट वाला फीचर होता है, दैट इज कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, मतलब चारों चीजों को एक दूसरे से जोड़ के रखना, एंड अदर नेटवर्किंग कैपेबिलिटी जो भी होता है, तो दैट इज ऑल्सो एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का फीचर। अब सबसे बेसिक सवाल जो हर एक के मन में आता है कि हम तो ऑडिटर हैं, हम तो अकाउंटेंसी के कोर्स में हैं, और हमें क्या फर्क पड़ता है ऑटोमेटेड क्या है, ये टेक्निकल टर्म्स हमसे क्यों करवा रहे हो भाई, क्या फर्क पड़ता है हमें? तो बेसिकली हमें बहुत फर्क पड़ता है। आगे जाके आप समझोगे कि आपका सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो आने वाला है, जो वो जिस स्ट्रीम से आने वाला है, जैसे बैंक ऑडिट्स हो गए या फिर जो बड़े बड़े एमएनसीज के ऑडिट हो गए, वहां पे आईटी ही आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। तो आईसीआई ने इसका भी आंसर हमें दिया है, जब हम ये सवाल पूछते हैं कि भाई क्यों, मुझे क्यों करना है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट, या व्हाई आर वी स्टडिंग इट। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसा आने वाला है कि द रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट। देखिए क्वेश्चन हमेशा सीधा ऐसा नहीं, बहुत बार एक सिचुएशन दे देंगे और पूछेंगे कि डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट, मतलब आपको सिर्फ इस कीवर्ड पे ध्यान देना है कि आईटी का ऑडिट में क्या संबंध है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट करके रखे हैं यहाँ पे। तो जो भी मैनुअल कैलकुलेशंस होते हैं, जब आप लोग आर्टिकलशिप में जाओगे, आप देखोगे एज अ चीप लेबर, एज अ आर्टिकल हमें यही काम करना होता है, कैलकुलेशंस करो। जब हमारे सामने कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस होगा, फिर भी हम जीएसटी सही से लगाए कि नहीं ये चेक करते हैं, इस हद तक हमारी लेवल होती है इन आर्टिकल। तो भैया आईटी में जब आप बड़े ऑडिट करोगे तब ये सब चीजें नहीं आती है, तो कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन जो होते हैं वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाते हैं। सेकेंडली अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती है वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाती है, मतलब आपको करना नहीं पड़ता है। जब हम 11th में जर्नल एंट्रीज पास करते थे तो हमें डबल इफेक्ट देने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब जब हम टैली यूज करते हैं या फिर एसएपी यूज करते हैं या फिर ओरेकल, मतलब जो भी जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के, उसमें हम जब देखते हैं, हम कोई अगर एक भी एंट्री पास करते हैं, ऑटोमेटिक डबल इफेक्ट आ जाता है। तो दिस हैपेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ आईटी। ये नहीं तो हमें वही जो हम करते थे जर्नल वैसा करना पड़ता था। थर्डली जो होता है, जो बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होती है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई जो एक बैंक है जिसने बोला है कि आज से जो भी कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में 2 या 3 बार हमारे जो ईएमआई जो बाउंस किए हैं, उनका क्रेडिट लिमिट हम कम कर देंगे। तो अभी क्या मैं जाके जर्नल चेक करूँ क्या कि कौन कौन है जिन्होंने ऐसा किया? 3 साल के रिकॉर्ड थोड़ी देखूंगा। सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिक ऐसे कस्टमर्स को हाईलाइट करेगा और उनपे वो लिमिट इम्पोज कर देगा। वैसे नेक्स्ट होता है रिपोर्ट्स, जो बिजनेस में यूज होते हैं वो सिस्टम से ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। थर्डली मतलब हम लोग भी यही रिपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं, मैनेजमेंट तो करता ही है लेकिन हम लोग भी इसी रिपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं। एंड लास्टली जो होता है कि कौन आदमी कौन सी सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा। मतलब जरूरी नहीं है अगर एक चपरासी है, अगर उसको किसी ऐसी चीज का एक्सेस मिल गया जो उसको नहीं करना चाहिए, मतलब जो उसके लेवल का काम नहीं है, फिर जिसके लिए वो एक्सेस कर ही नहीं सकता। जैसे अगर किसी चपरासी को, जिसके पास एक सेकंड की होती है टू द गोल्ड केबिन इन बैंक ऑडिट, उसके पास एक सेकंड की होती है, तो अगर उसको वो और एक की मिल गई तो वो खोल सकता है। तो सिस्टम क्या करता है, इट ऑलवेज कीप्स अ चेक्स
ऑन द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, और वो देखता है कि ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ठीक से चल रही है कि नहीं। अगर कल जाके सिस्टम में दिखता है कि किसी आदमी ने अपने जो रोल्स उसको असाइन किए हैं उससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश की है, इट विल फॉर्म अ लॉग एंड इट विल रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटीज। सो दिस आर द बेनिफिट्स, दिस इज द रेलेवेंस। मतलब एज अ ऑडिटर हमें ये चीज चेक ही नहीं करनी पड़ेगी ना। वी डोंट हैव टू चेक कि ये कैलकुलेशन सही है नहीं, ये अकाउंटिंग एंट्रीज की डबल एंट्री हुई है नहीं, बिजनेस पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट हुए नहीं। हमें चेक नहीं करना, हमें रिव्यू करना है। वी जस्ट नीड टू चेक कि अच्छा आईटी सिस्टम ठीक है, अगर आईटी सिस्टम ठीक है तो हमें ये चीजें चेक नहीं करनी है, तो इट इज वेरी गुड फॉर अस। सो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट फॉर ऑडिट। और जब भी कोई बेनिफिट्स आते दिखे तो हमेशा याद रखना वो अकेले नहीं आते, उसके साथ रिस्क लेके ही आते हैं। तो इश्क है तो रिस्क है टाइप्स। तो व्हाट वी हैव टू डू विद दिस रिस्क इज वी हैव टू डू यूएआर ऑफ दिस रिस्क, दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड ये रिस्क क्या है, उसको असेस करो। मतलब डिग्री क्या है, कितना ज्यादा है कितना कम है, मतलब कितना मटेरियल है, कितना पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ना चाहिए। एंड लास्टली उसको रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्ड करना मतलब क्या होता है, रिपोर्ट करो नहीं रिपोर्ट करो, एंड ऑल दोस थिंग्स जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एज ए ऑडिटर हमें सिर्फ उन्हीं रिस्क पे ध्यान देना होता है जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कुछ इफेक्ट लाते हैं, दैट आर मटेरियल। सो ऐसे 315 का रेफरेंस आईसीआई यहाँ पे देता है, दैट वी हैव टू गो थ्रू इट। तो आप एक बार ऐसे जब आप ऐसे की स्टडीज करोगे तो 315 में आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा कि व्हाट डज इट एक्चुअली मींस। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कि भाई अब मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ तो मुझे कब समझेगा कि जो मैंने आईटी का नॉलेज सीए इंटर में और सीए फाइनल में लिया था वो अप्लाई करना है। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन ना। मुझे कब समझेगा कि मुझे ये आईटी का नॉलेज अप्लाई करना है नहीं करना है। ऑब्वियसली कुछ सिम्टम्स या फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस तो होने चाहिए। तो आईसीए गिव्स द आंसर ऑफ दैट आल्सो। तो ये क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से, वो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको कोई सिचुएशन सर्कमस्टेंस दे देंगे या फिर आपको सीधा डायरेक्टली पूछ लेंगे कि आईटी नॉलेज या फिर जो आईटी का जो यूज होता है, जो रेलेवेंस होता है जो हमने पहले किया, तो यहाँ पे वो आपको कुछ सिचुएशन दे देंगे, पूछेंगे कि व्हेन आईटी विल बी रेलेवेंट टू आवर ऑडिट, व्हेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल बी रेलेवेंट टू आवर ऑडिट। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखे, मतलब कॉपी किए यहाँ से, कि सबसे पहले जहाँ पे हम जाते हैं और हमें दिखता है कि सिस्टम्स का भरमार है भाई, वो बिजनेस सिस्टम्स बहुत यूज करता है, अच्छे खासे सिस्टम्स यूज करता है, टैली ईआरपी यूज करता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें आईटी का नॉलेज अप्लाई करना है। सब हाथ से कर रहे हैं, पुराना काम है तो बात अलग है। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। हमें दिखता है कि ट्रांजैक्शंस इतने कॉम्प्लेक्स है कि हम उनको एक एक तरीके से हम वेरीफाई वाउच नहीं कर सकते। इंश्योरेंस बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस, इतने ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स है कि हम कर ही नहीं सकते। बेसिकली जब ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स होता है तो बिजनेस खुद ही सिस्टम से अप्लाई कर देता है। तो ऐसा ये जो सर्कमस्टेंसेस दिए इंडिविजुअली नहीं दिखते कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, किसी बिजनेस में मुझे ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स दिखते, किसी बिजनेस में जा रहा हूँ तो मुझे दिखता है कि सिस्टम्स का ज्यादा यूज है। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं किसी, मतलब ये सारी चीजें तो एक साथ ही होती है हमेशा। तो मैं कहीं पे जा रहा हूँ जहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स है तो बहुत नेचुरल चीज है कि जो बिजनेसमैन है उसने सिस्टम्स अप्लाई कर दिए होंगे। थर्ड होता है हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे टेलीकॉम या फिर ई कॉमर्स। अमेजोन का ऑडिट करने जाओगे तो वैसा ऑडिट नहीं कर सकते हो जैसा एक छोटे बिजनेसमैन का करते हो। तो देयर इज अ हाईटेक नेचर ऑफ द बिजनेस, तो बेसिक है कि आईटी ही पूरा वहां पे होगा। सो हमें आईटी का नॉलेज यूज करना होगा। ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत हाई है, सेम बैंकिंग, रेलवेज, इंश्योरेंस। देन कंपनी पॉलिसी, ये वाला पॉइंट अलग है। जब कंपनी जो होती है उसके ऊपर कोई स्टैट्यूटरी के ऊपर स्टैट्यूटरी जो ऑब्लिगेशंस है, जैसे कंपनीज एक्ट ने बोल के रखा है कि आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स होने चाहिए। तो ऐसे केस में बेसिक है कि वो कंपनी के पास आईटी का सिस्टम अच्छा खासा होगा, एंड देन वी हैव टू अप्लाई आवर आईटी नॉलेज देयर। देन देयर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, वही कंपनी पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट करता है ये। एंड द लास्ट वन इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। मुझे पता नहीं आईसीआई ने यहाँ पे क्यों ये दे दिया, इट इज अ बेनिफिट एंड नॉट, इट डजंट, मतलब रेलेवेंस क्या है इसका यहाँ पे, बट दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट बढ़ाना है तो मुझे आईटी का नॉलेज यूज करना पड़ेगा। अगर सामने वाले बंदे के पास ऊपर की कोई कंडीशन ही नहीं है, अगर वो हाईटेक बिजनेस में नहीं है, उसके पास कोई ईआरपी नहीं है, तो मैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट बढ़ाने के लिए आईटी का नॉलेज कहाँ अप्लाई करूंगा भाई। ये अलग पॉइंट है लेकिन फिर भी करना है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सामने आता है कि कंपनी का जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसे एज अ ऑडिटर हम कैसे समझे। हाउ टू अंडरस्टैंड कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट।
तो ये क्यों करना है, बेसिक है। जब आप ऑडिट कर रहे हो, आईटी आपका इंटीग्रल पार्ट बनने वाला है, आप बहुत से ज्यादा हेल्प आईटी से लेने वाले हो, तो कंपनी का जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे समझेंगे, इसके आईसीआई ने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देके रखे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड, मतलब जो कंपनी है वो कौन सा ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर रही है। वो ईआरपी जैसे टैली है, तो टैली कैसे चलता है, व्हाट इज द हाउ इट फंक्शंस, इसको अगर हम समझेंगे तो हमें कंपनी के ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अच्छी खासी आइडिया आ जाएगी। सेकेंड इज देयर पर्पस, कैसा होता है टैली ईआरपी जो होता है दैट इज फॉर फाइनेंशियल पर्पस, लेकिन अगर कोई फायर एक्सटिंग्विशर या फिर इसके लिए कोई सिस्टम बिठा के रखिए तो दैट इज फॉर नॉन फाइनेंशियल पर्पस। जैसे कि अगर धुआं आता है तो वो सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और ऑटोमेटिक मतलब ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं जिससे ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा और वो फायर जो फायर इक्विपमेंट है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो उनका पर्पस क्या है, इन्हें समझना चाहिए। थर्ड इज द लोकेशन ऑफ आईटी सिस्टम्स। लोकेशन मतलब ये कोई ऐसे लोकेशन की बात नहीं कर रही कि फिजिकली कहाँ लोकेटेड है, दे आर टॉकिंग अबाउट द स्कोप, मतलब लोकली सिर्फ आईटी सिस्टम्स इंटीग्रेटेड है या फिर ग्लोबली इंटीग्रेटेड है। जैसे अगर मैं अमेजोन की बात करूँ तो इट इज ग्लोबल, लेकिन कोई एक बिजनेस होगा, छोटा बिजनेस होगा, नॉट छोटा मतलब छोटा इन द सेंस कि उसका जो स्कोप ऑफ है जो सिर्फ महाराष्ट्र में फंक्शन करता है लेकिन फंक्शंस अच्छे करता है, तो ही वुड बी हैविंग अ लोकल सिस्टम, लोकल मतलब आईटी सिस्टम्स उसके लोकली, उसका स्कोप लोकल होगा। थर्ड इज द आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, इट इज आईटी टर्म, डेस्कटॉप बेस्ड, क्लाइंट सर्वर, वेब एप्लीकेशन एंड क्लाउड बेस्ड। आर्किटेक्चर मतलब बेसिकली आईटी सिस्टम कैसे मतलब कैसे फंक्शन करता है। क्लाउड बेस्ड मतलब क्या होता है कि अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो मुझे क्लाउड से लेना पड़ेगा। क्लाइंट सर्वर क्या होता है कि देयर इज अ क्लाइंट सर्वर फंक्शनिंग। व्हाट इज डेस्कटॉप बेस्ड, डेस्कटॉप बेस्ड मींस इट इज द फाइल्स आर सेव्ड ऑन द हार्डवेयर इटसेल्फ। सो दिस आर द आर्किटेक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है डेटा का, आईटी सिस्टम का। थर्ड इज द वर्जन्स। ऑब्वियसली वर्जन्स तो हर एक को पता होते हैं कि वर्जन्स क्या होते हैं, इट इज जस्ट द अपग्रेडेड वर्जन या फिर डाउनग्रेडेड वर्जन ऑफ अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। तो कौन सा वर्जन इनके पास है, इससे भी फर्क पड़ता है ना। मतलब अगर पिछला वर्जन होगा किसी चीज का, तो हो सकता है कि उसको सपोर्ट उसकी मेन कंपनी ने बंद कर दिया होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज 97 अभी भी कोई यूज कर रहा है उसकी सिस्टम्स में, तो हमें समझ जाना चाहिए कि पोटेंशियली हाईली रिस्क है, मतलब क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट बंद कर दिया होगा। नेक्स्ट इज इंटरफेसेस विद इन द सिस्टम्स, मतलब अगर मल्टीपल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जैसे कि लिनक्स भी चलता है और विंडोज भी चलता है अलग अलग सिस्टम पे, तो उन दोनों में कैसे इंटरकनेक्शन हो रहा है या फिर उन दोनों पे कैसा इंटरफेस कैसा है दोनों में। देन इन हाउस वर्सेस पैकेज, ये होता है जब मैं खुद अपना सॉफ्टवेयर बना के चलाऊंगा, और एक होता है जब मैं खरीदूंगा। मेजोरिटी लोग खरीदते हैं, लेकिन जो बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं वो लोग ट्राई करते हैं कि इन हाउस ही चीजें बनाई जाए ताकि कस्टमाइज नहीं करना पड़े बाहर से, खुद के जो रिक्वायरमेंट है खुद ही उसको ये करे, बेटर रहता है उनके लिए भी। बट ऐसा कोई थंब रूल नहीं होता है। दिस आर जस्ट द जनरल पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज द आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज एंड की पर्संस। आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज मतलब कौन से फंक्शंस है जो हमने आउटसोर्स करके रखे हैं। यहाँ पे कैसी रिस्क आ सकती है कि जो हमने आउटसोर्स किया है वो बंदे को एक्सेस भी तो मिल रहा है इंटरनल सिस्टम्स का, तो वो कुछ कर तो नहीं रहा है, ये भी पॉइंट आ जाते हैं। तो ये जब चीजें सीख के हमें इससे रिस्क भी समझ रहा है और बेनिफिट भी समझ रहा है, तो हमें क्या करना है, पूरा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट समझ के इसको समराइज करना है और इसको डॉक्यूमेंट करना है एज पर ऐसे 230। आप समझ रहे हो कि हमें किस तरीके से रेफरेंस देना है टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। भले ही आपको नहीं आता हो ऐसे, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो इन ऐसो का रेफरेंस देना ही देना है। भाई हमने बात तो कर ली कि मतलब हमें रिस्क तो आने वाले हैं, तो अभी तो हमने बात कर ली इसके बारे में कि हमने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझ लिया। अभी रिस्क, कौन से रिस्क को कवर करना है या फिर रिस्क किस तरीके से हो सकते हैं। तो देखिए आईसीआई ने यहाँ पे रिस्क जो है उनकी लिस्ट दे दी है और मैंने उनको बाइफरकेट कर दिया है वापस डेटा और पीपल में। मतलब जो रिस्क डेटा से एसोसिएटेड है और जो रिस्क पीपल से एसोसिएटेड है। तो डेटा से मतलब क्या होगा, या तो वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट या फिर जो सिस्टम है वो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग करेगा, या फिर प्रोसेस तो ठीक से करेगा लेकिन इनएक्यूरेट डेटा को प्रोसेस करेगा। फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा हो जाएगा, या फिर डेटा को डायरेक्ट चेंजेस हो जाएंगे विदाउट जो उसकी मतलब जो जो उसके रूल्स है कि किसी से परमिशन लेना, या फिर पता नहीं बस डायरेक्ट डेटा चेंजेस है, या फिर डेटा लॉस हो गया। So these are the risks which are to be considered in an automated environment relating to data. Now with people, तो excessive access या privileged access,
किसी आदमी को ऐसा एक्सेस मिल गया जो उसको नहीं मिलना चाहिए था, जो उसके रैंक से ज्यादा है। देन लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होता है उसका लैक है, एडिक्वेट लैक है, मतलब कोई एक ही आदमी है जिसको बहुत सारा काम मिल गया है, बहुत सारा एक्सेस मिल गया है। देन अनऑथराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम्स, बेसिक है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट डेटा चेंजेस थे वैसे यहाँ पे सिस्टम्स पे या फिर प्रोग्राम्स पे अनऑथराइज्ड चेंजेस हो रहे हैं, या फिर जो नेसेसरी चेंजेस करने चाहिए थे सिस्टम्स या प्रोग्राम्स को, उसको करने में फेलियर होना। So these are the kind of risks, these are the examples of risk to be considered in an IT environment. ICI on this page has given a list and मैंने उसको bifurcate कर दिया है with risk relating to data, with risk relating to people. So it becomes more easy to remember. नेक्स्ट थिंग दैट कम्स आफ्टर दिस इज, क्या होता है अगर इन रिस्क को हम मिटिगेट नहीं करते हैं। मिटिगेट मतलब कम करना या फिर इनको हैंडल करना, टैकल करना। तो मान लेते हैं कि ये रिस्क जो है इनको हम मिटिगेट नहीं कर पाते, तो क्या होगा। तो इनके तीन इम्पैक्ट पड़ते हैं, एक सब्सटेंटिव ऑडिट पे, एक कंट्रोल्स पे और एक रिपोर्टिंग पे। तीनों अपनी ही बात है। हम देखते हैं सब्सटेंटिव ऑडिट मतलब हम जब इन डिटेल डेप्थ में चेकिंग करते हैं, कंट्रोल्स मतलब हम कंट्रोल्स को टेस्ट करते हैं, और थर्ड होता है रिपोर्टिंग, जो हमारा अल्टीमेट एम होता है कि ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना। तो सब्सटेंटिव ऑडिट पे क्या इंपैक्ट होगा, कंट्रोल्स पे क्या इंपैक्ट होगा, रिपोर्टिंग पे क्या इंपैक्ट होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, याद रखना ये थंब रूल है। आईसीआई जब भी किसी भी चीज पे बहुत मेहनत करता है, आईसीआई जब भी किसी भी चीज पे बहुत मेहनत करता है, जैसे ये चार्ट बना के दिया है, तो ऐसे चार्ट ऐसे ग्राफ्स को देख के ही जाना, इनमें से जब भी पेपर बाहर से आता है ना, तो यहाँ से आता है, बाहर से नहीं आता, बस डायग्राम्स में से आता है। और बंदे डायग्राम्स वगैरह करते नहीं, उनको लगता है ठीक है, लेकिन आईसीआई ने यहाँ पे मेहनत की है भाई, मेहनत की है तो आज नहीं तो कल वो आना है। तो सब्सटेंटिव ऑडिट पे क्या फर्क पड़ेगा, हम जब सब्सटेंटिव ऑडिट करते हैं तो हम ये मान लेंगे कि हम जो डेटा ऑब्टेन हुआ है हमें सिस्टम से, उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। ये सबसे बेसिक चीज हमें माननी पड़ी। सेकेंड चीज जो इम्पैक्ट सब्सटेंटिव ऑडिट पे आएगा वो होगा कि जो भी डेटा हमें मिलता है उसे हमें वापस टेस्ट करना पड़ेगा उसकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के लिए। और थर्डली हमें और ऑडिट एविडेंस चाहिए होंगे टू फील सेटिस्फाइड कि ठीक है सब चीजें। तो सब्सटेंटिव ऑडिट पे ये इम्पैक्ट आएगा। कंट्रोल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा पता है, बेसिक है, वही वापस चीज आएगा कि हम रिलाई नहीं कर सकते कंट्रोल्स पे, मतलब ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पे। ये क्या कंट्रोल्स जो होते हैं ऑटोमेटेड जनरल, ये बाद में आपको बताता हूँ मैं। तो इन पे हम रिलाई नहीं कर सकते। सेकेंडली हम जो ये दोनों कंट्रोल्स पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, और हमें और सब्सटेंटिव ऑडिट की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये जो सब्सटेंटिव ऑडिट है इसको हमें और करने की जरूरत पड़ेगी। और रिपोर्टिंग पे क्या होगा, बेसिक है, हम ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे और कम्युनिकेशन कर देंगे विद दो चार विद गवर्नेंस, जो इनको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो गवर्न करते हैं इन दोनों को, जो फाइनल में आता है, सीए इंटर में नहीं है, तो वहां पे उसके जो रिक्वायरमेंट्स है अगर उसमें ये फिट हो रहा है तो वी विल कम्युनिकेट, तो दिस विल बी द इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। नाउ कंट्रोल्स कितने टाइप के होते हैं, कंट्रोल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। भाई ये टेक्निकल टर्म से घबराना मत, बहुत आसानी से समझा दूंगा। जनरल आईटी कंट्रोल्स नाम में ही है, जनरल है, एकदम जनरल है, वो ऐसे ही मतलब सब चीजों पे लगे रहते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स मतलब क्या, वो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पे लगे रहते हैं। और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स मतलब क्या, जो सिस्टम्स पे डिपेंडेंट कंट्रोल है लेकिन चीजें मैन्युअली हो रही है। ज्यादा टेंशन ना लो और इजी कर देता हूँ। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या होते हैं, सबसे पहले आईसीआई बोलता है कि ये कोई पॉलिसीज है और प्रोसीजर्स है जो बहुत सारे एप्लीकेशंस को अप्लाई होता है, और वो सपोर्ट करता है उन एप्लीकेशंस की इफेक्टिव फंक्शनिंग में। दे अप्लाई टू मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम एंड एंड यूजर एनवायरनमेंट। ये मेन मिनी और ये क्या है, मेन फ्रेम मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर, मिनी फ्रेम मतलब नॉर्मल सिस्टम्स, एंड एंड यूजर एनवायरनमेंट मतलब जो एंड यूजर को दिख रहा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स कुछ ऐसे पॉलिसीज है, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स है जो बहुत सारे एप्लीकेशंस को रिलेट करते हैं और जो सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ दोज एप्लीकेशन कंट्रोल्स। इसका एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो मैं कहूंगा कि मतलब सुबह लॉगिन करना होता है, ठीक है, जब कोई बैंक में जा रहा है या फिर कोई भी मतलब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में सुबह आपको पहले लॉगिन करना पड़ता है टू एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो पहले जो हमें लॉगिन करने का पासवर्ड दिया होता है ना, दैट इज द जनरल आईटी कंट्रोल। तो जो लॉगिन हम करते हैं, तो लॉगिन करते वक्त सिक्योरिटी की एंटर करना और लॉगिन करना, तो ये जो कंट्रोल है इट इज कॉल्ड एज जनरल आईटी कंट्रोल। ये एक जनरल कंट्रोल है जो सारे एप्लीकेशंस को अप्लाई होता है, और ये बहुत जरूरी है उनकी इफेक्टिव एप्लीकेशन के लिए।
तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि दे मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। वापस ऐसे 315 का रेफरेंस देना है। जनरल आईटी कंट्रोल जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी और डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। अभी जनरल आईटी कंट्रोल्स किन किन चीजों को कंट्रोल करते हैं, तो ये तो बहुत डिटेल में कवर करेंगे हम नीचे, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस, जो भी डेटा सेंटर्स होते हैं, नेटवर्क ऑपरेशंस होते हैं, उनको कंट्रोल करेंगे। प्रोग्राम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करेंगे। एक्सेस सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बोला था कि लॉगिन करना होता है, विदाउट लॉगिन हम लैपटॉप को एक्सेस नहीं कर सकते, तो एक्सेस सिक्योरिटी को कंट्रोल करेंगे। एप्लीकेशन सिस्टम को, मतलब एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द एप्लीकेशन सिस्टम्स को सपोर्ट कंट्रोल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं, दे आर परवेजिव या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। ये हमें डायरेक्टली, मतलब एज अ ऑडिटर हमें ये डायरेक्टली नहीं, हम जाके हर एक का लैपटॉप नहीं चेक करेंगे कि भैया दिखा तेरे इसमें पासवर्ड है कि नहीं। So they are not directly impacting our financial reporting. They're pervasive controls, they're indirect controls. लेकिन अगर वो नहीं है ऐसा हमें समझता है, तो हमारे सब्सटेंटिव ऑडिट का पार्ट बढ़ जाता है ना, रिस्क बढ़ जाती है हमारे लिए कि आईटी सिस्टम्स रिलायबल नहीं है, ऐसा हमें समझने लगता है। तो हम डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए भाई, मतलब इसका ना ये पार्ट ही बहुत गंदा है, क्योंकि ये है एक तो टेक्निकल, तो इसलिए इसका जो शॉर्टकट है वो भी है गंदा। तो DAAP ऐसा जनरली होना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको उल्टा करके लिख दिया है पाद। सो PAAD ये इसका शॉर्टकट है, इसका निमोनिक है। P यानी प्रोग्राम चेंज, A यानी एप्लीकेशन सिस्टम, मतलब एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, वापस A मतलब एक्सेस सिक्योरिटी, एंड D मतलब डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। ये सीधा ICI की यहाँ से ही मैंने कॉपी किया। इसके जो हमने ये लिखे हैं कीवर्ड्स है, हर पार्ट में जो जनरल आईटी कंट्रोल्स किन चीजों को कंट्रोल करता है, इसके हर पार्ट में 3 ही पॉइंट हमें लिखने हैं, इससे ज्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, एक्सपेक्टेड भी नहीं है। लेकिन ये जो येलो वाले हेडलाइंस है, जैसे डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस आपको लिखना ही है, प्रोग्राम चेंज आपको लिखना ही है, एक्सेस सिक्योरिटी आपको लिखना ही है, एप्लीकेशन सिस्टम, एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ADM आपको लिखना ही है। ये 4 पॉइंट आपको लिखना है, इनको हाईलाइट करना है पेपर में। और इसके आगे फिर ऑब्जेक्टिव लिखना है कि डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशंस, हर एक में एंड में एक लाइन आएगी, टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि एज अ ऑडिटर हमें वही वही चीजों पे फोकस करना है जिनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट आता है। तो दैट्स व्हाई टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो उस पार्ट में गिरते हैं उन्हीं पे हमें फोकस करना है। इसलिए हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस का, कि हमें इंश्योर करना है कि जो प्रोडक्शन सिस्टम्स है आर प्रोसेस टू मीट financial reporting objectives. Program change to ensure that modified systems continue to meet financial reporting objectives. Application system ADM are developed, configured, and implemented to meet financial reporting objectives. Access security, access to programs and data is authenticated and authorized to meet financial reporting objectives. बस ये पार्ट तो आपका बन गया, और हर एक में 3-3 एग्जांपल्स लिखने। देखिए हम आईटी वाले हैं नहीं, हमें इन चीजों के डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत डेप्थ वाले टॉपिक्स हैं, इनको हम उतना कवर नहीं कर सकते। और इस चैप्टर का जो भी वेटेज है उसके अगर हम कंसिडर करते हैं, जो टॉपिक दिए हैं और जो वेटेज है, ये बहुत फर्क है इनमें। तो एज अ स्टूडेंट हमें यही करना चाहिए जो मैंने किया, जो बाकी लोग भी करते हैं, इन चीजों को ऊपर से समझो, जो ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स है, बाकी तो चीजें हम डेप्थ में कवर करते ही है, लेकिन जो ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिनमें जाना भी बोर लगता है, तो भैया उनका सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो और कीवर्ड्स देख के निकल जाओ। तो ये मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम और यही कीवर्ड्स करके जाना है। जब भी आपको जनरल आईटी कंट्रोल्स पे सवाल आता है या फिर जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या क्या कवर करता है ऐसा सवाल आता है, तो यही 4 पार्ट उसमें आने चाहिए, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पाद। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं? एप्लीकेशन कंट्रोल्स ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल्स को इंक्लूड करते हैं, मतलब ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल्स को मिला के बन जाते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ये बिजनेस प्रोसेस लेवल पे चलते हैं। मतलब इसका जो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया, आईसीआई ने एग्जांपल दिया, दैट इज एडिट चेक्स, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा। मतलब मैं कोई फॉर्म भर रहा हूँ, फॉर्म भरते वक्त कोई फील्ड है जहाँ पे मुझे पूछते हैं योर एनुअल सैलरी, और वहां पे मैं लिखना चाहता हूँ नॉट एप्लीकेबल, तो नॉट एप्लीकेबल में नहीं लिख पाऊंगा, मुझे 0 लिखना पड़ेगा। नॉट एप्लीकेबल लिखूंगा तो एरर आ जाएगा। सो ये क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल्स दैट आर इन प्लेस, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल्स इन प्लेस। सो इसका डेफिनेशन ये लोग लिखते हैं ऑटोमेटेड और मैनुअल कंट्रोल्स, मतलब ये तो फुल्ली ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं या फिर मैन्युअली भी हो सकते हैं, मतलब पार्शियली मैनुअल। दे आर ऑपरेटिंग एट द बिजनेस प्रोसेस लेवल। जैसे जनरल आईटी कंट्रोल सारे एप्लीकेशंस को चल रहे थे, लेकिन एप्लीकेशन कंट्रोल सिर्फ बिजनेस प्रोसेस लेवल पे चलते हैं।
दीज आर इम्बेडेड इनटू द आईटी एप्लीकेशन। जैसे ईआरपी, मतलब अगर हम टैली ईआरपी की बात करें तो वहां पे इन्वेंटरी मॉड्यूल इम्बेडेड होता है। तो अगर इन्वेंटरी में कोई चीज मुझे डालनी है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू डालनी है, और अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही है तो मुझे एरर आएगा। तो दैट इज एन एप्लीकेशन कंट्रोल। और ये इंश्योर करता है CAI, मतलब कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। तो बेसिकली एप्लीकेशन कंट्रोल्स इज दिस। नाउ थर्ड वन इज आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल्स के बाद हमने बात की एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल्स ऑटोमेटेड और मैनुअल दोनों थे, लेकिन आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स आर मैनुअल कंट्रोल्स। देखिए नाम में ही है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स, मतलब वो कंट्रोल जो डिपेंडेंट है ऑन आईटी। तो बेसिकली कोई मैनुअल चीजें चल रही है जो डिपेंडेंट है ऑन आईटी। तो ये क्या करते हैं, these use some form of data or information or report produced from the IT system and applications। मतलब बहुत बेसिक बात है, अगर मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का स्टडी करना है, या फिर मैं और मतलब अच्छा एग्जांपल दे दूं, तो मुझे समझना है कि डेटास एजिंग रिपोर्ट मुझे चाहिए और मुझे उसका स्टडी करना है। तो ये मैनुअल सब मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट ऑल मैनुअली। बट व्हाट आई विल डू इज आई एम डिपेंडेंट अपॉन द डेटा और द इंफॉर्मेशन दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द आईटी सिस्टम्स और द एप्लीकेशंस, राइट। सो दिस इज आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉलिसी है कि डेटा एजिंग रेशियो जो है वो XYZ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये मुझे चेक करना है। एज अ सीए मुझे वहां पे बिठा दिया, तो मैं कैसे चेक करूंगा? कंट्रोल तो मैनुअल है, लेकिन मैं डिपेंडेंट हूँ ऑन आईटी। तो इसका जो मतलब आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स की जो डिजाइन है और इफेक्टिवनेस दोनों जो होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा। मतलब सोर्स डेटा में अगर कुछ गलती मिलती है, डेटा सेजिंग में डेटा की फिगर्स या फिर जो रिकवरी रेशियो में कुछ फर्क पड़ जाता है, तो मेरा रिपोर्ट भी गलत होने वाला है। ये इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स है, रिक्वायर्स जनरल आईटी कंट्रोल्स टू बी इफेक्टिव। अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स में कुछ दिक्कत है ना, तो ये दोनों में भी दिक्कत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में एज अ ऑडिटर हम टेस्ट कैसे करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट सही है या नहीं है, ऑडिट की प्रोसेसेस क्या है। मैंने तो, मेरे पास आईटी का नॉलेज तो आ गया भाई, बहुत नॉलेज आ गया, लेकिन अभी उसे अप्लाई कैसे करूँ? तो बेसिकली आईसीआई कहता है कि आप इंक्वायरी कर सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, और रीपरफॉर्मेंस कर सकते हो। इंक्वायरी यानी बातचीत, ऑब्जर्वेशन यानी ठीक से ऑब्जर्व करना चीजों को, कैसी सिस्टम्स चल रही है। इंस्पेक्शन यानी एक्चुअली वहां जाके इंस्पेक्ट करना कि कौन कैसा काम कर रहा है। ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन में फर्क होता है। एंड परफॉर्मेंस मतलब मैं खुद बैठ के चेक करूंगा कि कोई प्रोसेस कैसे चल रही है। अब इंक्वायरी करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप 100 लोगों से मिल रहे हो और 100 लोग आपको एक जनरल ओपिनियन दे रहे हैं, तो आपको सेटिस्फाइड फील होगा। एज ऑडिटर यही तो हमें चाहिए, वी नीड टू फॉर्म जजमेंट, लेकिन एविडेंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा चार्ट बना है, देखो, एफिशिएंसी, बिलीफ या कॉन्फिडेंस। जैसे आईसीआई एफिशिएंसी कहता है और ऑडिट में एफिशिएंसी वर्ड यूज होना चाहिए, लेकिन उसको एक तरीके से बिलीफ या फिर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। तो इंक्वायरी में सबसे ज्यादा मिलेगा, ऑब्जर्वेशन में कम, इंस्पेक्शन में कम, रीपरफॉर्मेंस में और कम। क्योंकि रीपरफॉर्म आप कितनी एक्टिविटीज करोगे भाई? ज्यादा से ज्यादा आप एक बार चेक करोगे, 2 बार चेक करोगे, एक सिस्टम चेक करोगे, 2 सिस्टम चेक करोगे। इंक्वायरी 100 हो सकती है, लेकिन रीपरफॉर्मेंस 100 नहीं हो सकते। तो कॉन्फिडेंस इंक्वायरी में सबसे ज्यादा आएगा और ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, परफॉर्मेंस तक वो कम हो जाएगा। लेकिन इफेक्टिवनेस है, मतलब एविडेंस, जो कागज हमें चाहिए रहता है, एविडेंस चाहिए ना, ऑडिट एविडेंस, तो वो इंक्वायरी में सबसे कम मिलता है। तो ऑब्जर्वेशन में ज्यादा मिलेगा, इंस्पेक्शन में और ज्यादा मिलेगा, और रिपरफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा मिलेगा। अगर 2 सिस्टम चेक करता हूँ और बहुत अच्छे से वर्क कर जाती है, आई कैन नोट इट डाउन कि मैंने खुद ने रिपरफॉर्म किए भाई। That's why it is always said that inquiry जो होती है हमेशा should be used in combination with other testing methods, that is observation, inspection, performance. So this is a chart. ICAI ने भी यही चार्ट यहाँ पे बना के दिया है to us, and it's a very good thing। मतलब इस तरीके से अगर हम जाते हैं कि इंक्वायरी और ये वाला चार्ट है, देखिए ये वाला चार्ट है, so it's very helpful there. These are testing methods. Now the next one is the internal financial controls. Now what is internal financial controls? भाई जो कंपनीज एक्ट है ना, उसको पता है, उसको बहुत पहले से पता है कि लोग कैसे कैसे झोल करते हैं मार्केट में। So there is an internal financial controls का provision in the Companies Act which mandates बेसिकली ऐसा कहते हैं कि ऑडिटर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आके चेक करेगा और बोलेगा आपके आईटी सिस्टम्स खराब है। ऐसे तो नहीं चलता है, आपको रियल टाइम पे चीजें चेक करनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई कंपनीज जो होती है उनको इंटरनली एक सिस्टम बिठा के रखना चाहिए, जहां से उनके जो कंट्रोल्स है
वो कंटिन्यूसली चेक हो जाए और उनके आईटी सिस्टम्स इवेल्युएट होते रहे कि ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं. The term internal financial controls basically refers to policies and procedures put in place by companies for ensuring what? क्या इंश्योर करना है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, इंटरनल का ERALF, बस ये अर्नल्फ जो है ना, इतना उनको इंश्योर करना है. दैट इज रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, compliance with applicable laws and regulations, safeguarding of assets and prevention and detection of frauds. अगर आप इतना भी लिख दोगे ना, इतना भी लिख दोगे तो भी जो एग्जामिनर है वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा, बिकॉज दिस इज व्हाट मेक्स सेंस. ऑडिट में उनको चाहिए कीवर्ड्स और कुछ उनको चाहिए नहीं होता. नाउ ऑडिट का अप्रोच कैसे होना चाहिए, आईसीआई बताता है. ऑडिट का अप्रोच कैसे होना चाहिए, आईसीआई बताता है. देखिए, हमारा एंड काम होता है एज अ ऑडिटर रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग में पी हटा दो तो बचता है REOR. तो ये हो गया रिस्क असेसमेंट, ई हो गया अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट, ओ हो गया टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, आर हो गया रिपोर्टिंग. 4 चीजें अपने को करनी है. रिस्क असेसमेंट. अब कोई बंदा आके अगर पूछेगा हमें ऑडिट अप्रोच बहुत अच्छे से समझना है, उस बच्चे को बोलना, भाई ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ये जो 5.1 वाला कॉन्सेप्ट है इसको एक बार गूगल कर, फिर तेरे को समझेगा कि कितना डेप्थ में चीजें चलती है. हमें ये जो दिया है ना, दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स, जस्ट अ ग्लिम्स, और हमसे एक्सपेक्टेड है जस्ट अ ग्लिम्स. हमें जितने मार्क्स चाहिए वो इतने में आ जाते हैं, तो ज्यादा अंदर जाने की बात नहीं करते. रिस्क असेसमेंट. व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट मतलब रिस्क को असेस करना, उसकी डिग्री क्या है उसको समझना कि रिस्क किस हद तक है. छोटे बच्चे को बोलो रिस्क बोले, वो रिस्क नहीं बोल पाएगा, वो बोलेगा रिक रिक. तो आपका बन गया RIQ RIC. आर आ जाता है रिलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, आ जाता है आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स, क्यू आ जाता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसिडरेशंस. सेम है आइडेंटिफाई लाइकली सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड कंसीडर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी सिस्टम्स. पहला आर जो था वो रिस्क असेसमेंट का था. अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट. छोटे बच्चे को बोलो नेहा धूपिया का सरनेम बोले, धूपिया नहीं बोल पाएगा, दुप्पी बोल देगा. तो दुप्पी इज लाइक डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस यूजिंग फ्लो चार्ट्स एंड नरेटिव्स, प्रिपेयर रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिसेस, अंडरस्टैंडिंग डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स बाय परफॉर्मिंग वॉक थ्रू ऑफ एंड टू एंड प्रोसेस, प्रोसेस वाइड कंसिडरेशंस फॉर एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, आईटी जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स. मैं आपको इसमें कुछ नहीं बता सकता, आपको ये चीजें रटनी ही पड़ेगी और निमोनिक्स ही आपको हेल्प करेंगे. छोटा बच्चा रात भर क्या करता है? छोटा बच्चा रात भर रोता रहता है. तो दैट इज आर. आर होता है असेस रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा, कंप्लीटनेस ऑफ पॉपुलेशन. ओ इज दिस, कंट्रोल्स को ओ मान लिया है क्योंकि यहाँ पे मिल नहीं रहा था कुछ और. कंसिडर कंपिटेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टाफ टीम परफॉर्मिंग कंट्रोल्स टेस्टिंग. Then there is T, testing of key reports and spreadsheet sample testing, and then A, this is assess NT, that is nature, timing and extent of controls testing. Last one is reporting. बच्चे का zodiac sign है rise. तो evaluate control deficiencies, significant deficiencies, material weakness, remediation of control weakness, internal control memo or management letter, and auditor's report. Series wise. तो दिस इज द निमोनिक. इसी तरीके से आपको इसको रटना पड़ेगा. देयर इज नो वे टू गो फॉर द ऑडिट अप्रोच अपार्ट फ्रॉम दिस. इसको अगर आसान भाषा में एक्सप्लेन करना चाहो तो सबसे पहले जाके बैठना है, सबसे पहले हमें बिजनेस समझना है. बिजनेस समझने के बाद हम रिस्क को असेस करेंगे, कितना रिस्क है. रिस्क करने असेस करने के बाद हम अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट करेंगे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उस रिस्क को मिटिगेट करने के बाद हमें रिपोर्टिंग के लिए किस तरीके से वे आउट निकालना है. थर्ड हम करेंगे उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट, मतलब जो हमने रिस्क असेस किया है या फिर जो हमने अंडरस्टैंड किया है, हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट करेंगे किस तरीके से चल रहा है, अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है. एंड लास्टली हम रिपोर्ट करेंगे. इसका कोई भी वे आउट नहीं है, इसको ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा. एक कॉन्सेप्ट आईसीआई ने इस टॉपिक में ऐड किया, इट इज डेटा एनालिटिक्स. डेटा एनालिटिक्स मतलब क्या होता है? बहुत भरमार है डेटा का, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है मार्केट में. क्या होता है ना, कुछ ऐसे टूल्स इक्विपमेंट्स है, इनको यूज करके हम जो वास्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटा है इसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सके. मतलब
अगर 100 लोग मेरे सामने खड़े हैं, मेरा इनका सब कुछ डेटा है मेरे पास, सब इनकम विनकम का सब डेटा है, मैं मेरा टूल यूज करके इनमें से सबसे रिच कस्टमर्स निकालूंगा, सबसे पुअर निकालूंगा, मिडल वाले निकालूंगा और तीनों को अलग अलग प्रोडक्ट सेल करूंगा। तो जो ये मैंने प्रोसेस की, दिस इज कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स। आईसीआई कहता है इट इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स used to tap vast electronic data to obtain meaningful information. We auditors use CAT. हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स या फिर कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स यूज करते हैं। आइडिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस टेक्निक। आइडिया मतलब कंपनी नहीं, आइडिया एक सॉफ्टवेयर है। So uses of data analytics. So what are the uses of data analytics? सबसे पहले तो completeness of data जो है उसको चेक करने के लिए हम data analytics यूज करते हैं, एंड वेदर दिस डेटा जो है वो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में यूज हुआ या नहीं ये चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंडली होता है जो ऑडिट सैंपल सिलेक्ट करना होता है वहां पे रैंडम सैम्पलिंग या फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं। थर्ड होता है ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जितने भी फिगर्स और एंट्रीज है उनसे हम पूरा ट्रायल बैलेंस फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हुए। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जैसे डेप्रिसिएशन हो गया उसको रिपरफॉर्म कर सकते हैं, जर्नल एंट्रीज का एनालिसिस कर सकते हैं, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। बहुत आसान है डेटा एनालिटिक्स के यूजेस, डेटा एनालिटिक्स के बेनिफिट्स, डेटा एनालिटिक्स का रेलेवेंस, यही इंटरचेंजेबल वर्ड्स है। कैट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाला चार्ट जो हमें दे के रखा है बाय दिस आईसीआई। ये वाला पार्ट कभी भी आ सकता है। दिसंबर 2021 जब मैं सीए फाइनल पास आउट हुआ वहां पे मुझे ऑडिट में ये क्वेश्चन था। तो जो सजेस्टेड अप्रोच होता है टू बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ कैट वो क्या होता है? सबसे पहले बिजनेस को समझो। कैसे समझोगे? अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग आईटी। दूसरा होता है बिजनेस को क्यों समझ रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखो, तो डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरिया। थर्ड होता है बिजनेस को समझने के लिए डेटा कहाँ से लाओगे, तो आइडेंटिफाई सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ द डेटा। फिर सोर्स तो समझा, फिर डेटा निकालो, एक्सट्रैक्ट द डेटा। निकाला हुआ डेटा सही है या नहीं ये वेरीफाई करो, वेरीफाई द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ एक्सट्रैक्टेड डेटा। जो ऑब्जेक्टिव्स हमने लिखे हैं, जो क्राइटेरिया हमने लिखे हैं, उसमें ये डेटा बिकता है कि नहीं वो देखो, क्राइटेरिया अप्लाई करो। उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद उसके रिजल्ट्स तो आएंगे, रिजल्ट्स जो आएंगे उनको वैलिडेट करो, रिजल्ट्स को कंफर्म करो एंड रिपोर्ट करो। जो भी आपको रिपोर्टिंग, आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको रिपोर्ट करो एज पर ऐसे 230। नाउ असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। प्रोबेबल ऑडिट फाइंडिंग्स क्या क्या हो सकते हैं इन एन ऑडिट ऑफ एन आईटी सिस्टम? सबसे पहले आईटी कंट्रोल्स में कुछ वीकनेस है क्या, इन इन वीकनेस का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे पूरे ओवरऑल ऑडिट पे। जो भी डेफिशिएंसीज है हम मैनेजमेंट को बताएंगे और दोष चार्ज विद गवर्नेंस को भी बताएंगे। 7.1 एक इलस्ट्रेशन है, ये बहुत आईएमपी इलस्ट्रेशन है, इसको भी एक बार देख लेना आप लोग। यहाँ पे 7.1 में है वो इलस्ट्रेशन, सो दैट विल हेल्प यू। विद दिस वी हैव कवर्ड द एंटायर ऑडिट ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगर आप गौर से देखोगे तो इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है, देयर आर सो लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे ज्यादा फोकस मत करो, एक बार के लिए सही कॉन्सेप्ट्स देख लो, पढ़ लो या फिर किसी वीडियो के थ्रू सुन लो, जैसे मैंने अभी आपको जितना मुझसे हो सका मैंने बताया। बट फोकस ऑन कीवर्ड्स एंड फोकस ऑन द प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट मे अराइज। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको सच में पसंद आया तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर अपियरिंग फॉर द नवंबर एंड फर्दर एग्जामिनेशंस। I hope, I wish you a very all the best for your exams, and कुछ भी लगे कभी भी लगे आई एम ऑलवेज हियर, जस्ट पिंग मी। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, जस्ट पिंग मी देयर। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर।